नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन के लिए मेरे चैनल पर सीरीज चल रही है एमसीक्यू ऑन परचेज प्रोसीजर एज पर जीएफआर 2017 पार्ट 7। इससे पहले T20 क्वेश्चंस की हम 6 सीरीज कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 7 जिसमें 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आपकी तैयारी में सहायता करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 121 द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द ग्रांट और अप्रोप्रिएशन फॉर इट वेस्ट विद मतलब है अनुदान विनियोग के विरुद्ध व्यय के नियंत्रण की अंतिम जिम्मेदारी निहित है। तो देखते हैं ऑप्शन ए द अकाउंट ऑफिसर, बी द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सी द अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रिंग ए ग्रांट और अप्रोप्रिएशन, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा सी द अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रिंग ए ग्रांट और अप्रोप्रिएशन। जो अथॉरिटी ग्रांट दे रही है या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो अंतिम जिम्मेदारी रखेगी अनुदान या विनियोग के व्यय के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 ऑल एंटीसिपेटेड सेविंग्स नोटिस इन द ग्रांट्स और एप्रोप्रिएशंस शुड बी सरेंडर्ड बाय द डिपार्टमेंट्स टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब है अनुदानों या विनियोगों में देखी गई सभी प्रत्याशित बचतों को विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को समर्पित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर कब किया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए इमीडिएटली, बी बिफोर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सी by the dates prescribed by the finance ministry before the close of the financial year और डी every month। इसका सही उत्तर है सी by the dates prescribed by the finance ministry before the close of the financial year। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले जो डेट डिसाइड की है उसमें हमें विनियोग में अनुदानों या विनियोगों में प्रत्याशित बचतों को विभाग द्वारा समर्पित कर देना चाहिए, मतलब जमा कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 the funds provided during the financial year and not utilized before the close of that financial year shall अर्थ है वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई धनराशि और उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द डिपार्टमेंट टू नेक्स्ट ईयर, ऑप्शन बी स्टैंड लैप्स्ड एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन सी बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर पॉसिबल फ्यूचर एक्सपेंसेस, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी स्टैंड लैप्स्ड एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई वित्तीय वर्ष में दी गई धनराशि है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले उपयोग नहीं की जाती है तो वो लैप्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 124 द गाइडलाइंस टू डिटरमाइन केस ऑफ न्यू सर्विस ऑब्लिक न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस आर कंटेन्ड इन यानी कि नई सेवा के नए उपकरणों के मामलों को निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देशों में निहित है। जीएफआर के कौन से दिशा निर्देशों में निहित है ये मामला? ऑप्शन है और एनेक्सर 1 टू अपेंडिक्स 3 ऑफ जीएफआर, बी एनेक्सर 3 टू अपेंडिक्स 1 ऑफ जीएफआर, सी अपेंडिक्स 1 टू एनेक्सर 3 ऑफ जीएफआर, डी अपेंडिक्स 3 टू एनेक्सर 1 ऑफ जीएफआर। तो इसका सही उत्तर होगा ए एनेक्सर 1 टू अपेंडिक्स 3। नई सेवा या सेवा के नए उपकरणों के मामलों को निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश हैं वो एनेक्सर 1 और अपेंडिक्स 3 में दिए गए हैं जो कि जीएफआर में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 आर्टिकल डैश ऑफ द
मतलब संविधान का अनुच्छेद रिक्त स्थान पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करने की अनुमति देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए आर्टिकल 112, बी आर्टिकल 113, सी आर्टिकल 115(1), डी आर्टिकल 115(2). करेक्ट आंसर इज सी। अनुच्छेद 115(1) में पूरक अनुदान और विनियोगों को प्राप्त करने की अनुमति होगी। Next question 126. An application for an advance from the contingency fund should indicate, मतलब है आकस्मिकता निधि से अग्रिम के लिए एक आवेदन में इंगित किया जाना चाहिए। क्या बात इंगित होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ए द पर्टिकुलर्स ऑफ द एडिशनल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, बी द सर्कमस्टांसेज इन विच इट कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन बजट, C. The reasons due to which its postponement is not possible. D. All of the above. इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। आकस्मिकता निधि से अग्रिम के लिए एक आवेदन में इंगित किया जाना चाहिए। क्या ये सभी इंगित होने चाहिए? द पर्टिकुलर्स ऑफ द एडिशनल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर है उनको इन्वॉल्व करना होगा। दूसरा है सर्कमस्टांसेज इन विच इट कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन बजट, वो परिस्थितियां बतानी होंगी कि क्यों इसको शामिल नहीं किया गया बजट में। और तीसरा है द रीजंस ड्यू टू विच इट पोस्टपोनमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये बताया जाना जरूरी है कि पोस्टपोनमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127. एन एडवांस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किया जा सकता है कौन कौन सी परिस्थितियों में? ऑप्शन ए टू इनकर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शनड ग्रांट और एप्रोप्रिएशन, बी टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू सर्विस नॉट प्रोवाइडेड इन द बजट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। कंटीजेंसी फंड से एडवांस प्राप्त किया जा सकता है इन दो परिस्थितियों में। पहली परिस्थिति क्या बताई गई है? टू इन अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शनड ग्रांट और एप्रोप्रिएशन, जो पहले से मालूम नहीं था वो एक्सपेंडिचर हो गया है, पहले से जानकारी नहीं थी और एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया है जिसको बजट में मेंशन नहीं किया गया था, तो कंटीजेंसी से एडवांस लिया जा सकता है। दूसरा है इन टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू सर्विस नॉट प्रोवाइडेड इन द बजट, उस नई सर्विस पर खर्च करना जो कि बजट में शामिल नहीं किया गया था। तो इन दोनों परिस्थितियों में एडवांस लिया जाता है कंटीजेंसी फंड में से। नेक्स्ट क्वेश्चन 128. The responsibility and accountability for financial management of a ministry or department vests with, यानी कि किसी मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी और जवाबदेही निहित है, किसमें निहित होगी? ऑप्शन ए द चीफ अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न्ड, बी द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, सी मिनिस्ट्री कंसर्न्ड, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा बी द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। किसी मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी या जवाबदेही है वो मंत्रालय के सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29. गुड्स डज नॉट इंक्लूड, गुड्स में क्या क्या चीजें शामिल नहीं है, माल में कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए आर्टिकल मटेरियल कमोडिटीज, बी लाइव स्टॉक, सी फर्नीचर फिक्सचर्स रॉ मटेरियल्स स्पेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स, डी बुक्स पब्लिकेशंस एंड पीरियोडिकल्स। करेक्ट आंसर इज डी,
बुक्स, पब्लिकेशंस और पीरियोडिकल्स हैं वो गुड्स में शामिल नहीं होती है अकॉर्डिंग जीएफआर 2017। बाकी ये सारी चीजें हैं वो गुड्स में शामिल होंगी, जैसे कि कोई भी आर्टिकल, मटेरियल, कमोडिटी, लाइव स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर्स, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो गुड्स में शामिल होते हैं, जबकि बुक्स और पीरियोडिकल्स, पब्लिकेशंस हैं वो गुड्स में शामिल नहीं होते। Question number 130. An authority competent to incur expenditure may sanction the purchase of goods required for use in public service in accordance with, यानी कि व्यय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक सेवा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद के अनुसार मंजूरी दे सकता है। कौन कौन सी चीजों के लिए, किस प्रोविजन के तहत? ऑप्शन है ए, द प्रोविजंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स, बी, अपेंडिक्स 3 ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल्स, सी, मैनुअल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स, डी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मैनुअल। इसका सही उत्तर है ए, द प्रोविजंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल। सार्वजनिक सेवा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए मंजूरी दाता कौन होगा? मंजूरी किस नियम के तहत दी जाएगी? द प्रोविजन ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल के तहत दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 131. रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स थ्रो, मतलब कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता किसके माध्यम से माल की खरीद के लिए विचार के पात्र है? ऑप्शन ए, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, बी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, सी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर होगा बी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं वो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा माल की सप्लाई करने के पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 132. रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर ऑर्डिनरीली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग, यानी कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सामान्यतः डैश से छूट दी जाती है। किससे छूट दी जाएगी? ऑप्शन ए, बिड सिक्योरिटी, बी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, सी, पोस्ट परफॉर्मेंस गारंटी, डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर है ए, बिड सिक्योरिटी। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं उनको बिड सिक्योरिटी या ईएमडी से मुक्ति दी जा सकती है, वो ईएमडी उनसे नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133. रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर अप्रूव्ड फॉर, यानी कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के लिए अनुमोदित है। क्या चीज अनुमोदन है? कितने दिनों तक अनुमोदित रहते हैं? ऑप्शन ए फिक्स पीरियड ऑफ 1 ईयर, बी, a fixed period of 3 years, C, a fixed period between 1 to 3 years depending on nature of goods, D, all of the above। इसका सही उत्तर है C, a fixed period between 1 to 3 years depending on nature of goods। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं उनको 1 से 3 साल तक उनसे खरीदी की जा सकती है। डीजीएस एंड डी में रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं वो 1 से 3 साल तक रजिस्टर रहते हैं रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट में, और इसके बाद में उनको नया रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण है वो करवाना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134. रजिस्टर्ड सप्लायर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट इफ दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सूची से हटाया जा सकता है यदि वे क्या करेंगे, क्या करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, फेल टू अबाइड, ऑप्शन ए, फेल टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन और सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम, बी, सप्लाई सबस्टैंडर्ड गुड्स, सी, मेक एनी फॉल्स डिक्लेरेशन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी, डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। डीजीएस एंड डी की लिस्ट रजिस्टर्ड सप्लायर है उनको लिस्ट से रिमूव किया जा सकता है यदि
वो क्या करेंगे? फेल टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन और सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम। अगर वो जो टर्म कंडीशन डीजीएस एंड डी की वेबसाइट पे या रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई थी वो नहीं पूरी करते हैं, या समय पर सप्लाई नहीं करते हैं, या सप्लाई सब स्टैंडर्ड गुड्स अगर सही क्वालिटी का गुड सप्लाई नहीं करते तो भी रिमूव किया जा सकता है। और नेक्स्ट है मेक एनी फॉल्स डिक्लेरेशन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में अगर गलत जानकारी या डिक्लेरेशन करते हैं तो भी उनको रजिस्टर्ड लिस्ट से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 135, इंडियन एजेंट्स ऑफ फॉरेन प्रिंसिपल कैन ऑल्सो गेट themselves and themselves enlisted with the central purchase organization in terms of, मतलब कि विदेशी कंपनी के भारतीय एजेंट भी केंद्रीय खरीद संगठन के साथ खुद को सूचीबद्ध करवा सकते हैं। इस संदर्भ में कौन सा जीएफआर का रूल बताया गया है? ऑप्शन है रूल 150 ऑफ जीएफआर, ऑप्शन बी रूल 152 ऑफ जीएफआर, सी रूल 153 ऑफ जीएफआर, डी रूल 154 ऑफ जीएफआर। करेक्ट आंसर इज बी, रूल 152 ऑफ जीएफआर। रूल 152 ऑफ जीएफआर में ये बताया गया है कि विदेशी कंपनी के भारतीय एजेंट के द्वारा वो अपने आप को रजिस्टर्ड सप्लायर की सूची में रजिस्टर करवा सकते हैं, डीजीएस एंड डी के रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 136, परचेज ऑफ गुड्स में बी मेड विदाउट इनवाइटिंग कोटेशंस और बिड्स अप टू ए वैल्यू ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है और उतना ही घातक भी है, पूछा जा सकता है। अर्थ है माल की खरीद कोटेशन या बोलियों को आमंत्रित किए बिना की जा सकती है, कितने रुपए तक? ऑप्शन है ₹50,000, बी ₹25,000, सी ₹30,000, डी ₹5,000। करेक्ट आंसर इज बी, ₹25,000। रुपये 25,000 तक की खरीद है वो बिना कोटेशन के या किसी भी बिड आमंत्रित किए बिना ही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 137, परचेज ऑफ गुड्स में बी मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए ड्यूली कंस्टिट्यूटेड लोकल परचेज कमिटी इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है और अभी भी उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है। मतलब देखते हैं, एक विधिवत गठित स्थानीय क्रय समिति की सिफारिशों पर माल की खरीद की जा सकती है यदि माल का मूल्य है कितने रुपए तक लोकल परचेज कमेटी के द्वारा? ऑप्शन ए अबव ₹15,000 एंड अप टू ₹50,000, बी अबव ₹15,000 एंड अप टू ₹1,00,000, सी above ₹25,000 and up to ₹1,00,000, D above ₹25,000 and up to ₹2,50,000. Correct answer is B, above ₹25,000 and up to ₹2.5 lakh। मतलब लोकल परचेज कमेटी के द्वारा 25,000 से लेकर के और 2.5 लाख तक की परचेजिंग है वो की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 138, ऑर्डिनरीली ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट shall procure goods by following the standard method of obtaining bids in। आमतौर पर कोई मंत्रालय या विभाग बोली प्राप्त करने की मानक पद्धति का पालन करके माल की खरीद करेगा। कौन सी मानक पद्धति को अपना करके? ऑप्शन देखते हैं, ए टू स्टेज बिडिंग, बी इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, सी सिंगल टेंडर इंक्वायरी, डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर है डी, सभी तरीके से खरीदी की जा सकती है, टू स्टेज बिडिंग के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के द्वारा और सिंगल टेंडर इंक्वायरी के द्वारा। तो सभी ऑप्शन है वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 139, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी शुड बी यूज्ड फॉर
प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि अनुमानित मूल्य के माल की खरीद के लिए विज्ञापित निविदा पूछताछ का उपयोग किया जाना चाहिए। कितने राशि से अधिक की खरीद पर? ऑप्शन है ₹10 lakhs एंड अबो, बी ₹15 lakhs एंड अबो, सी ₹20 lakhs एंड अबो, डी ₹25 lakhs एंड अबो। करेक्ट आंसर इज डी, ₹25 lakhs एंड अबो। 25 लाख से अधिक की खरीदी अगर कर रहे हैं तो वहां पर एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के द्वारा खरीदी की जानी चाहिए। एटीई के द्वारा खरीदी की जाएगी, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के द्वारा खरीदी की जाएगी। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 140। द एडवर्टाइजमेंट फॉर इनविटेशन ऑफ टेंडर्स शुड बी गिवन इन, मतलब है निविदा आमंत्रण का विज्ञापन दिया जाना चाहिए, कहां देना आवश्यक है? ऑप्शन ए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल CPPP, बी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, सी वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल दी अबव। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है वो कहां पर एडवर्टाइजेशन या विज्ञापन दिया जाना चाहिए? सबसे पहले CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर देना आवश्यक है, साथ में ही जेम पर भी देना जरूरी है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की खुद की वेबसाइट है उस पर भी देना अत्यावश्यक होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन EMRS, NCT कंडक्टेड बाय UPSC, KVS, NVS और बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए SO, P&T और साथ में ही SAS, LD एग्जामिनेशन, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन और LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो ये क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और साथ में ही आप मेरे क्वेश्चन से अपने नॉलेज को, अपनी प्रिपरेशन को इवेल्यूट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।